नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खम्मा-गणी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट ख्याति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोइत्रा जी और बहुत अलग तरीके का मुद्दा है आज और इसी तरीके के बहुत सारे मुद्दों पे हम मिलेंगे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर। द लाइनअप ऑफ द गेस्ट यू कैन सी ऑन द alternatmedia.com, some of the top subject specialists, experts in their domains एंड बहुत सारी डिटेल्ड एनालिसिस इंट्रोस्पेक्शन के साथ जुड़िए, जानिए और रजिस्टर करना नहीं भूलिएगा इन टाइम सो दैट हम आपके लिए अरेंजमेंट्स प्रॉपर्ली पहले कर सकें। दादा, हमारी डिफेंस स्पेंडिंग वन ऑफ द टॉप मोस्ट है, लाइक इट्स अ ह्यूज बजट स्पेंडिंग दैट वी हैव, बट बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट एक्सपर्ट्स कई तरीके की क्लेम्स करते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट्स हम लेते हैं दे आर नॉट इंटीग्रेटेबल, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेट नहीं हो सकते हैं, बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये क्या है? पहली बात तो क्या है? क्या लोग क्लेम कर रहे हैं? एंड देन व्हाट एग्जैक्टली इज द स्टेटस? जी। स्पीकिंग क्लेम ये किया जाता है कि आपके पास रशियन सोवियत जमाने के रशियन सिस्टम्स हैं, आपने फ्रेंच राफाल्स ले रखे हैं और मिराज 2000s भी हैं, और अभी आप तेजस आप लोगों ने बनाया है जो एक 4.5 जनरेशन फाइटर है, जिसमें इंडियन और इजरायली एवियोनिक्स है। ठीक है, और इसके पीछे जो रडार सिस्टम्स हैं ग्राउंड बेस्ड एज वेल एज सैटेलाइट, जो एयर डिफेंस के साथ लिंक्ड हैं, वो भी अलग तरीके का है। तो ये सब एक दूसरे से आपस में बात नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो सुरक्षा व्यवस्था है, वायु सुरक्षा व्यवस्था, वो बहुत वीक है। तो मैं इसमें दो चीजें कहना चाहूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉट इन माय लाइफ टाइम, नॉट इन योर लाइफ टाइम, नॉट इन एनीबॉडीज लाइफ टाइम ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये हो चुका है। दे आर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड। सामंजस्य है, और क्यों है वो मैं आज समझाऊंगा। नंबर वन, सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर। उसमें हमने क्या देखा, मैंने कुछ सिस्टम्स यहां पे लिख के रखा है, मैं बताता हूं। S-400, बैरक, शिल्का, L-70 जो एक गन है, समर जो हवाई जहाज से मार करने वाले मिसाइल थे, उसको ग्राउंड बेस्ड मिसाइल बनाया गया। R-73 मिसाइल है सोवियत यूनियन का, जो हमारे पास बड़े स्टॉक में पड़ा हुआ था, पुराना स्टॉक, तो उसको कन्वर्ट करके समर बनाया गया, SAMAR। फिर बुक, स्त्रेला, ये छोटे रेंज के मारक मिसाइल्स हैं। ये सारे सिस्टम्स, मैंने क्या बोला, S-400, बैरक, आकाश, शिल्का, L-70, बुक, स्त्रेला, समर। तो भारतवर्ष में दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। नंबर वन, हम वो जुगाड़ू देश हैं जो कभी भी कोई सामान फेंक नहीं देता है। हम घर में जो सामान होता है, बॉटल आप कहीं से लाएंगे, उसके बाद वो पानी का बॉटल बन जाता है, ठीक है ना। या फिर आप कहीं से डब्बे में खाना मंगवाओगे, उसको फेंक नहीं दोगे इमीडिएटली, उसका फिर आप स्टोरेज के लिए यूज करोगे कुछ दिन तक, फिर फेंक देते हैं लोग। तो हमारे यहाँ पे रिसाइकलिंग का एक बहुत पुराना एक सिस्टम है। हम लोग किसी चीज को फेंक नहीं देते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या कोई सामान, हर वस्तु का हम लोग पूर्णतः उपयोग करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? ऑपरेशन सिंदूर वाज द अनवेलिंग, एक उद्घाटन हुआ एक ऐसे सिस्टम का जिसका नाम है आकाश तीर, जो एक फ्रंट एंड एयर डिफेंस सिस्टम है, और उसके बैक एंड में एक ADS था, एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें 4 एलिमेंट थे: कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर्स, C4 एंड ISR। मतलब ISR का होता है आपका सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस एंड इंटेलिजेंस। ये सारी चीजें एक इंटीग्रेटेड सिस्टम इंडिया ने तैयार किया था केवल $80 मिलियन में। अब अमेरिका यहां पे आके उसको स्टडी कर रही है कि हम इसको कैसे अडेप्ट कर सकें। वो लोग को ये उन्होंने $100 बिलियन का बजट बनाया, 100 बिलियन यानी कि 125 गुना ज्यादा। लेकिन हमने 80 मिलियन में ये सिस्टम जो बनाया, वो कितना इफेक्टिव था? लोग मतलब विदेशों में, अखबारों में, जर्नल्स में, बुक्स में इजरायली आयरन डोम की बात करी जाती है, जो लगभग 60 to 70% इफेक्टिव है अगेंस्ट द रेंज ऑफ जो टारगेट्स आते हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल्स हो और ड्रोन्स हो, ठीक है। तो 60 to 70% इफेक्टिवनेस है। अमेरिकन जो सिस्टम है, एरो सिस्टम है, फिर थार्ड सिस्टम है, वो भी उतना ही इफेक्टिव है।
और उसकी बहुतायत नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आज का जो बैटल एनवायरनमेंट है उसमें सैचुरेशन किया जाता है। आप हजारों ड्रोन भेज दोगे, सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वो सिस्टम जो ओवरवेल्म हो जाता है, वो इतने सारे टारगेट्स को एक्वायर करके उनको गिरा नहीं सकता, सो सम गेट थ्रू। ठीक है, तो भारतवर्ष ने वो पहला देश है जिसने ऐसा किया कि 97% हम रोक सके और गिरा सके। पाकिस्तान ने भी बहुत प्रबल आक्रमण किया था हम पे, हजारों ड्रोन्स आए, फिर उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स चलाने की भी कोशिश करी, सब नाकामयाब हुआ। तो इसका एक्चुअल रीजन क्या था? इसका रीजन था जो हमने एक सिस्टम तैयार किया, वो सारे अलग अलग तरह के सिस्टम्स, इजरायली बराक, इंडियन आकाश, रशियन S-400, फिर पुराने जमाने के गन्स जो हेवी रेट ऑफ फायर में एकदम नियर टारगेट, जैसे 1-2 किलोमीटर वाले रेंज के टारगेट्स को गिरा सकते हैं, ड्रोन्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। पुराने छोटे रेंज के मिसाइल्स जैसे बुक, स्ट्रेला इत्यादि, या जो हमने पुराने पड़े हुए स्टॉक से जो एयर टू एयर मिसाइल से उसको ग्राउंड टू एयर मिसाइल बनाया, समर, इन सबको इंटीग्रेट किया। कैसे किया? अगर ये जो कहा जाता है, ये तोहमत लगाई जाती है कि ये सारे अलग अलग देश के हैं, इनका सबका सॉफ्टवेयर अलग है, इनको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। अरे भैया, टेक्नोलॉजी में हम एक चीज कहते हैं, बाय द वे मेरा एक टेक्निकल बैकग्राउंड है इसलिए मैं कह सकता हूं, और मैं सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से ही था एक जमाने में, बिफोर आई बिकेम अ बैंकर, कि सिस्टम्स इंटीग्रेशन का पर्पस यही है, चाहे वो लेगेसी सिस्टम हो, आज का एग्जिस्टिंग सिस्टम हो, या फ्यूचर सिस्टम हो, सिस्टम्स इंटीग्रेशन फ्यूचर प्रूफ्स। ठीक है, वो हर चीज को इंटीग्रेट कर सकता है। टेक्नोलॉजी के दो स्तर हैं, एक है सॉफ्टवेयर, दूसरा है हार्डवेयर। बहुत मोटे मोटे स्तर पे अगर हम बताएं, सॉफ्टवेयर जो है, आप सिस्टम्स इंटीग्रेशन द्वारा 98% प्रॉब्लम्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी सॉल्व कर सकते हो, और वो किया गया है। उसका ठोस सबूत ऑपरेशन सिंदूर है। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू हार्डवेयर, आज के डेट में कोई एक ढांचा, एक पूरी तरह से ढांचा नहीं बनाता है। वी डू व्हाट आर नोन एज LRUs, लाइन रिप्लेसेबल यूनिट। इसका मतलब क्या है? पूरा डिजाइन जो है एक एयरक्राफ्ट का या कोई भी सिस्टम का, वो मॉड्यूलर होता है, यानी आप उसमें से एक मॉड्यूल निकाल के दूसरा चीज उसमें इंसर्ट कर सकते हो, और वो फिर वो कंपैटिबली काम ही करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल रेडार ले लेते हैं। तेजस में अभी जो नए वर्जन्स आ रहे हैं उसमें उत्तम ISR रेडार्स लग रहे हैं, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड। जो नए सुपर सुखॉइस बन रहे हैं उसमें भी वही लग रहा है। ठीक है, पुराने वाले में जो ISR रेडार था उसमें जो रेडोम था उसके यूनिट्स कम थे, इसमें ज्यादा हैं। तो वो कैसे रिप्लेस कर रहे हैं? खींच के निकाला, दूसरा इंसर्ट किया। लिटरली यही है, इट्स प्लग एंड प्ले, इट्स प्लग एंड प्ले। तो चाहे हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, इट इज फ्यूचर प्रूफ। तेजस को बनाया ही ऐसे गया है, उसके प्रोडक्शन के विकट स्थिति पे नहीं जाते हैं, हेल एकदम निकम्मा है, ठीक है जो भी है, या दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, लेकिन जो एयरक्राफ्ट तैयार किया गया है वो ऐसा है कि वो रशियन मिसाइल भी फायर कर सकता है, इजरायली भी फायर कर सकता है, भारतीय मिसाइल भी फायर कर सकता है, और फ्रांसीसी और बरतानवी मिसाइल्स भी वो फायर कर सकता है। इट इज कंपैटिबल, इट इज डिजाइन टू बी मल्टी प्लेटफॉर्म कंपैटिबल। ठीक है, दूसरा एक चीज होता है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये रेडियो नहीं है, रेडियो हम शब्द यूज करते हैं, पर ये है डेटा लिंक। अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट, ग्राउंड कंट्रोल, रेडार सिस्टम, सैटेलाइट, हर एक के साथ कम्युनिकेट करना होता है, इंटीग्रेटेड एक पिक्चर, एक छवि बनाने के लिए। तो वो सॉफ्टवेयर डिफाइंड है भैया, वो हार्डवेयर डिफाइंड नहीं है। हार्डवेयर चाहे कुछ भी हो, ऊपर एक सॉफ्टवेयर का लेयर है जो सिस्टम को इंटरोगेट करता है और आपको आउटपुट देता है ग्राफिक उस पे, पैनल पे, राइट? या फिर आपके HUD डिस्प्ले, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले जो होता है। तो ऐसा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि डाइवर्स सिस्टम्स कैन बी इंटीग्रेटेड। ये तोहमत या सवाल वो लोग लगाते हैं जिनको टेक्नोलॉजी का टर्न नहीं आता है। अब आते हैं, मैं एक एग्जांपल मैं चाहूंगी कि आपने कहा था कि कोई 50 साल पुराना कुछ ऐसा इक्विपमेंट या टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे। दैट वाज अ वेरी एक्सेप्शनल एग्जांपल। जी, कई थे एक्चुअली, मैं बता देता हूं। L-70 एक गन है बोफोर्स, ये इट फायर्स 37 मिलीमीटर एंड 40 मिलीमीटर शेल्स, दो वर्जन्स हैं उसके, जो ऊपर जाके फटते हैं 20,000 30,000 फुट पे जाके, राइट? इट्स एंटी एयरक्राफ्ट गन। तो एक ये था,
फिर शिल्का बोल के एक है जो मल्टी बैरल्ड एक सिस्टम है, इट फायर्स 20 मिलीमीटर शेल्स एट अ वेरी हाई रेट ऑफ फायर। पर ये सारे सिस्टम्स 60 साल पुराने हैं, 70 साल पुराने हैं, 70 साल। 60s का है टेक्नोलॉजी, 50s का भी है। फिर एक मिसाइल था बुक, एक मिसाइल सिस्टम है स्ट्रेला। ये सारे मिसाइल सिस्टम 70s के दशक के हैं। तो एक हमारे पास विकल्प था कि इनको स्क्रैप करके फेंक दो। दूसरा था भैया इनको इंटीग्रेट करो, इनका फायर कंट्रोल सिस्टम जो है उसको एक इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम में ले आओ जो एआई बेस्ड है। सो एआई बेस्ड सिस्टम क्या करेगा, तरह तरह के रेडार्स, ग्राउंड बेस्ड, देन एयरफोर्स स्टेशन बेस्ड, सैटेलाइट एटसेट्रा, इनके सारे इमेजेस को लेके टारगेट्स को एक्वायर करेगा, ठीक है। उसके बाद डिसाइड करेगा किसको किस चीज से ठोकना है। आप एक S-400 के मिसाइल से एक ड्रोन को नहीं ठोक सकते हो 50,000 रुपए का, जो पाकिस्तानी उसमें ग्रेनेड लगा के भेज रहा है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक 500 रुपए का एक शेल फायर करोगे जो L-70 फायर करेगा या शिल्का फायर करेगी। तो ये उन्होंने किया, ये होता है इनोवेशन। और उसका ये क्यों कर पाए, क्योंकि सॉफ्टवेयर लेयर पे इन सब चीजों को इंटीग्रेट किया गया। डाइवर्स हार्डवेयर फ्रॉम डाइवर्स कंट्रीज, diverse manufacturers. None of the systems actually talk to each other, but they all talk to the software which helps to integrate it at the software layer. तो आप हार्डवेयर लेयर पे इंटीग्रेट नहीं कर रहे हो, आप सॉफ्टवेयर लेयर पे इंटीग्रेट कर रहे हो। इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर लेयर पे ही होता है बाय द वे। इसका और भी ठोस उदाहरण मैं देता हूं। सिंदूर में तो दिखाई दिया कि ऐसे डाइवर्स मॉडर्न से लेके एंशिएंट सिस्टम्स को इंटीग्रेट करके हम लोगों ने एक बहुत सफलता प्राप्त करी। अब आते हैं एयरक्राफ्ट पे, ठीक है। तो मैं कुछ तथ्य लोगों को देता हूं। मैंने कंपैरिजन किया है इजरायली एवियोनिक्स, जो उनके F-15EX, F-35, F-16 इजरायली वाले, वो मॉडिफाइड होते हैं ना, उनका खुद का एवियोनिक्स होता है, वो अमेरिकी एवियोनिक्स पे विश्वास नहीं करते। इजरायली सिस्टम्स हो गया, सुखोई 30 मार्क इंडिया MKI, राफाल जो F-3 वर्जन है और जो F-4 वर्जन अभी आने वाला है, तेजस। इसमें मैं 4 चीजों को लूंगा। कोर लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज क्या यूज किया जाता है, इसमें फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स और क्रिटिकल सिस्टम्स, सेफ्टी सिस्टम्स किस सॉफ्टवेयर पे डिजाइन किया जाता है। लो लेवल मतलब जो स्मॉलर सिस्टम्स है, जैसे हो गया आपका एयर ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन सप्लाई वगैरह, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसको कंट्रोल करनी, वो कंट्रोलर्स होते हैं उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है। टेस्टिंग के लिए, एयरक्राफ्ट जब नीचे आता है मेंटेनेंस के वक्त टेस्टिंग करते हो आप डिफरेंट सिस्टम्स को, उसके लिए कौन सा लैंग्वेज यूज किया जाता है और स्टैंडर्ड्स क्या यूज किए जाते हैं। ले रहे हैं हम इजरायली सुखोई जो कि इंडियन रशियन है, रफाल जो कि फ्रेंच है, तेजस जो अगेन इंडियन है बट विद लॉट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट्स। कोर लैंग्वेज इजरायली C++, सुखोई 30 MKI C++, रफाल C++, तेजस C और C++ विद एन ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर। तेजस में ये सिर्फ फर्क है, वो क्लोज सिस्टम नहीं है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स, सेफ्टी एंड क्रिटिकल एलिमेंट्स, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है, ADA। सुखोई, ये इजराइल में, सुखोई 30 MKI में क्या यूज होता है, ADA। राफाल में क्या यूज होता है, ADA और SCADE, एक उनका एक यूनिक वर्जन है, वो भी यूज होता है। तेजस में क्या यूज होता है, ADA। कुछ फर्क नजर आ रहा है क्या आपको? कौन से अलग अलग लैंग्वेज, क्या इजरायली हिब्रू में बात कर रहा है और सुखोई जो है वो सिरिलिक में लिख रहा है और राफाल फ्रेंच में बोल रहा है बॉन्सोइर, या तेजस बोल रहा है शुभ रात्रि? बिल्कुल नहीं, लैंग्वेज तो वही है ना, सेम है। देन व्हेन इट कम्स टू फर्क कहां आता है मैं बता दूंगा, वो भी बताऊंगा। जो लो लेवल मैंने बताया, लो लेवल सिस्टम्स एंड टेस्टिंग जो होता है वो असेंबली लैंग्वेज में होता है। इजरायली असेंबली, सुखोई 30 MKI असेंबली, राफाल असेंबलर, तेजस में थोड़ा सा चेंज आ गया, लेकिन कोर लैंग्वेज वही असेंबलर ही। स्टैंडर्ड्स एक MISRA स्टैंडर्ड होता है जो अक्रॉस द बोर्ड लगता है, एंड स्टैंडर्ड्स आर ऑल सेट ऑन C and C++, इजरायली, सुखोई, राफाल, तेजस, हर एक में सेम। MiG-29 में भी वही है। ओके, अच्छा एक चीज और है, हम बोलते हैं FPGA और ASIC, ठीक है। वो एक बेसिकली दीज आर जस्ट
certain chip arrays which do specific functions. उसका जो बेस कोडिंग होता है ना, वो VHDL में होता है, चाहे वो इजरायली हो, सुखोई हो, राफाल हो, तेजस हो। दुनिया में कोई भी एयरक्राफ्ट जो आज की डेट में उड़ रहा है, 4th and 4.5 and 5th generation, सॉफ्टवेयर इज नॉट डिफरेंट, इट्स द सेम एलिमेंटल सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब आता है बात सोर्स कोड का। सोर्स कोड जो है वो यूनिक होता है, उसको प्रोप्राइटरी रखा जाता है। जैसे हमारा जो मैंने भी AI की बात करी, which did that integration of the air defense system, S-400, आकाश तीर वगैरह वगैरह, वो प्रोप्राइटरी है, वो क्लासिफाइड है। तो सोर्स कोड जो है कोई भी देश देना नहीं चाहता। सोर्स कोड का जरूरत क्या है, चाहे वो C++ में ही लिखा हो, लेकिन आप जो कोड लिख रहे हो वो अलग अलग है हर एक एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि उसके आर्मामेंट्स थोड़े अलग हैं, उसका रेडार सिस्टम थोड़ा अलग है, फायर कंट्रोल सिस्टम में थोड़ी तब्दीली है। लेकिन जब बात आती है, इनको अलग होने दो, जब बात आती है क्रिटिकल क्या है इसमें, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड और फो, जो बाय द वे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एक टेक्नोलॉजी है, जो एक मॉडर्न वर्जन में सॉफ्टवेयर के द्वारा चालित होता है। उसमें एक लाइब्रेरी बनती है कि दुश्मन एयरक्राफ्ट कौन कौन से टाइप के हैं, उसका सिग्नेचर क्या है, उसका रेडार सिग्नेचर कैसा है, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे वो रिटर्न देगा। ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक राडार की ध्वनि जाती है, एक तरंग जाता है, और वापस उसका आइडेंटिफिकेशन फ्रेंडली तो ध्वनि में ना आए तो इसका मतलब ये दुश्मन है, अब मिसाइल मारो। ठीक है, तो IFF अगर आपका सही है, जो बाय द वे 2019 तक 20 तक सही नहीं था, पर उसमें तब्दीलियां करी गई हैं, then you are fine, you will be able to identify friend and foe. Sukhoi 30 MKI will not be targeted by a Rafale or by a Tejas. Why would it be? Okay, तो ऐसा नहीं है कि ये बेवकूफ सिस्टम है, दे आर डम सिस्टम्स, देयरफॉर दे कांट डिस्टिंग्विश। आप उसको अगर कोडिंग ठीक से करो तो IFF बन जाता है, उसका एक लाइब्रेरी बन जाती है, उसके बेसिस पे आप उसको कर सकते हो। व्हेन इट कम्स टू इवन एनिमी मिसाइल्स वर्सेस योर ओन मिसाइल्स, उसका भी आप कर सकते हो। एवरीथिंग, सी अल्टीमेटली सब कुछ एक ध्वनि है, एक तरंग है, these are waves of certain frequencies. As long as you have identified भी कौन से फ्रीक्वेंसी पे चालित होती है, हाँ, तो आप एक यूनिक आइडेंटिफायर हर एक चीज के साथ बना सकते हो। तो बस वो आपके लाइब्रेरी में अगर है तो फिर प्रॉब्लम नहीं है। यही है ना कि वो बोलते थे कि देखा वो पाकिस्तानी अटैक जब हुआ उरी के बाद, तो हमारे हेलीकॉप्टर को हम ही ने मार के गिरा दिया क्योंकि हमारे पास IFF नहीं था। हाँ, उस समय दिक्कत अवश्य था, पर उसको सुधारा गया है। सी क्या होता है कि मिलिट्री में एक चीज बहुत अच्छा है, वो लोग फट से चेंज नहीं होते, पर जैसी प्रॉब्लम दिखता है ना, दे आर एक्सट्रीमली डिलिजेंट, बहुत मतलब धैर्य से और सोच समझ के वो चीज को तब्दील कर देते हैं, मूल चूल परिवर्तन हो जाता है। और वो जब हो जाता है फिर वो नया पद्धति में दिक्कत नहीं आती, समस्या नहीं आती नई पद्धति में। तो ये कहना कि भैया हमारे पास ये अलग अलग किस्म के सिस्टम्स हैं तो ये इकट्ठे बात नहीं कर सकते, ये तो पहले तो एक भ्रामक है। मैंने अभी आपको बताया सॉफ्टवेयर कौन सा यूज होता है, एग्जैक्टली द सेम, राइट। आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा दो लेयर पे, एक है फ्रेंड फो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है कमांड एंड कंट्रोल। और जो डेटा लिंक करके आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो पायलट को, चाहे वो किसी भी जहाज पे बैठा हो, वो अगर कॉमन है, उसकी कॉमनैलिटी रेडार लेवल पे होता है, उसकी कॉमनैलिटी उसके एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स के अंदर नहीं होता है। चाहे वो R-73 या R-37 मिसाइल फायर कर रहा हो, या एस्त्रा मार्क 1 मार्क 2 फायर कर रहा हो, या माइका फायर करे, या फिर MBDA का मीटियोर फायर करे, वो अलग बात है। तो वो तो इंडिविजुअल मिसाइल्स हो गए, टारगेट सिलेक्शन होगा, उस हिसाब से आप एक अपना वेपन सिलेक्ट करके आप उसको फायर करोगे। लेकिन जो एक्विजिशन ऑफ एनिमी टारगेट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमी टारगेट एटसेट्रा, वो तो एक ही सिस्टम पे हो रहा है ना। और फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग SDR है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो पे है, डेटा लिंक्स बने हुए हैं। अच्छा, एक और बात कहा जाता है कि ओहो F-35 का डेटा लिंक इतना एडवांस्ड है कि हम तो उसके आसपास भी कहीं नहीं पहुंच सकते। किसने बोला? आपको क्या लगता है ये जो F-35 ग्राउंडेड हुआ था केरला में, वो ऐसे ही हुआ था क्या? मैकेनिकल ट्रबल हुआ था उसे? द सिस्टम फ्रोज। व्हाई डिड इट फ्रीज? Because that's what a system does once you are target locked and you can't break free of the target. Okay, I will not get into it. There are other things that can be done to the aircraft. आज के डेट में एक चीज होता है RCS
radar controlled systems. RCS रेडियो बेस्ड वो होता है, वो देखा होगा आपने, वो बच्चे खेलते हैं ना, एयरक्राफ्ट उड़ा दिया ग्राउंड से, छोटा सा एयरक्राफ्ट जो देखने में एग्जैक्टली लाइक अ फाइटर जेट या बोइंग 747 या जो भी हो, वो उड़ता है और फिर हवा में वो ऊपर उड़ के फिर उसको आप लैंड कराते हो, उनके कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड लेवल पे कुछ अलग नहीं है। ओके दूसरा, आज के डेट में इफ यू हैव पावरफुल एनफ रेडार्स, जो इंडिया में अभी लगना शुरू हो गया, एक 1500 किलोमीटर रेंज का रेडार तो ऑलरेडी इज देयर इंस्टॉल्ड अलोंग आवर कोस्ट लाइन। वी आर एक्वायरिंग द वोरोनेज रेडार फ्रॉम रशिया, जो 6000 किलोमीटर तक बियॉन्ड द कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी वो डिटेक्ट कर सकता है। These radars are designed, the band, the frequency at which they operate, they are designed to detect even so-called stealth. F-35, उसका signature भी ये लोग detect कर सकते हैं। अच्छा, by the way, after the Kerala incident, the F-35's signature, radar signature, etc. is now with us. हमारे library में होगा वो। लोगों को ये पता नहीं है कि आफ्टर ग्राउंडिंग दैट एयरक्राफ्ट इन केरला, एक ब्रिटिश F-35 था, वो एक अमेरिकन F-35 को एक्वायर किया गया था, जो नीचे अमेरिकन कैरियर से आया था, और उसको लॉक करके इट वाज आस्क्ड टू गो बैक एंड इट वेंट बैक बिकॉज इट वाज गोइंग इनटू आवर एयर स्पेस। ओके, सो ये सोचना कि भाई हमारे पास इनकम्पैटिबल सिस्टम्स है, हम कहीं कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो बेकार हैं, पाकिस्तानी भी हमसे आगे हैं, बकवास है, gaslighting है। This is just to put the fear in you and continuously denigrate your capabilities. जब ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो यही लोग जो कहते थे नॉट इन माई लाइफ टाइम, नॉट इन योर लाइफ टाइम, नॉट इन एनीबॉडीज लाइफ टाइम, हाँ, यही लोग फिर बोलने लगे नहीं नहीं ये सिस्टम बहुत अच्छा बनाया है, बट ये सिस्टम ना, उसमें S-400 बहुत अच्छा था। Reality is that our 60-70-year-old systems, because of that software backup, the systems integration and the AI-based target selection that was possible, उसके वजह से वो 60-70 साल पुराने सिस्टम्स ने ज्यादा मार के गिराया। ड्रोन्स वगैरह तो उन्होंने ही मार के गिराया। कुछ मिसाइल्स अवश्य S-400 ने आकाश 3 ने मार के गिराया, और S-400 ने एक बहुत अच्छा चीज किया जो रशियंस ने पहले नहीं किया। S-400 has emerged as an offensive system. तो मेन कार्य तो डिफेंस है ना, कि शत्रु का कोई हवाई जहाज या कुछ आ जाए या मिसाइल आ जाए, उसको मार के गिराओ। But we used it to attack, and we brought down their seems like one F-16 and one AWACS were brought down by S-400. So India एक वो देश है जो किसी चीज को वेस्ट नहीं करती है, हर चीज को इस्तेमाल करने के तरीके हम ढूंढ लेते हैं। और एक चीज हमेशा हमें याद रखना पड़ेगा, यू फाइट विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो शस्त्र हैं और जो अस्त्र हैं, आप उसी से लड़ाई करोगे ना। तो जैसे वो चप्पल पहने तालिबान लोगों ने अमरीकियों को खदेड़ दिया, अल्टीमेटली उनके पास कौन से ब्रिलियंट हथियार थे, उनके पास तो एयरफोर्स भी नहीं था। हमारे पास तो सब कुछ है। हाँ, कह सकते हो कि किस चीज की मात्रा कमी है, थोड़े सिस्टम्स में इश्यूज हैं, कमांड, मतलब ह्यूमन कमांड की बात करूं, उसमें कुछ हमें जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। ऑल ऑफ दैट स्टफ कैन बी आर्ग्यूड, बट रियलिटी इज आई थिंक वी आर क्वाइट वेल प्रोटेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं है। And when it comes to electronics and radar, India is second to none. When it comes to missile technology, we are probably, I would say, world leader in many classes of missiles, जो किसी के पास नहीं है। So ये जो चीज है ना, ये भ्रामक जो विज्ञापन ये लोग देते रहते हैं, पता नहीं किस वजह से देते हैं, एक्चुअली इस पे विश्वास ना करें। मैं ये कहूंगी, कई बार लोगों को पता नहीं होता है, they don't even go and bother and read. And they don't know, they should not speak. Rather than sending out wrong information, it's better to keep your mouth shut. हाँ, आप चुप रहो ना, आप बोल क्या रहे हो। सोशल मीडिया में पॉपुलर होने के लिए मैंने रिसेंटली ये ट्रेंड नोटिस किया है, कुछ भी बोल दो चलेगा, कुछ भी आप फेंक दो चलेगा। अगर नहीं पता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर है, डिफेंस है, आर्मी है, अगर नहीं पता है तो बेस्ट इज कि आप चुप रहिए, या आप उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट को ले आइए अपने चैनल पे, या लेट द सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट स्पीक ऑन इट। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार गलत इन्फॉर्मेशन बहुत बैकफायर करती है, लोगों को पता नहीं होता है। सी, मैं अपने व्यूअर्स को समझती हूँ, मेरे को ये मालूम है कि दे आर बिजी इन देयर डेली लाइफस्टाइल, उनके पास इतना समय नहीं होता, वो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं दैट वी आर गोइंग टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।
तो अगर आपके पास नहीं है वैसे लोग तो मत करो, इतनी न्यूज़ है, इतने टॉपिक्स हैं, इतने सब्जेक्ट्स हैं, व्हाई टू सेंड आउट रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। खैर एनीवे मेरा थोड़ा-सा डिविएशन हो जाता है, बट येस, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि एनिमी के वेपन को यूज़ करके एनिमी पे अटैक कर रहे हो। वाओ! दैट वाज़ द क्या बोलते हैं, द चेरी ऑन द केक। वो सबसे इंटरेस्टिंग है। वो You can अगर do उस that, चीज़ पे absolutely. अगर उस चीज़ पे और महारत हासिल हो जाती है, तो इमेजिन वेयर वुड वी वुड स्टार्ट। इट विल टेक सम टाइम एंड आई हैव फर्म बिलीफ ऑन आवर इंजीनियर्स एंड आवर साइंटिस्ट कि वो दिन बहुत दूर नहीं है कि जब हम इस तरीके की चीज़ें भी करेंगे। जी, थैंक यू। आप लोग एक चीज मैं कहना भूल गया, बहुत इंपॉर्टेंट। हुँ, जो इसरो का जो ये सैटेलाइट लॉन्च था ना, PSLV 3-2, जिसमें से वो 6 सैटेलाइट्स आ रहे, उसमें से 4 मिलिट्री सैटेलाइट्स थे। 4 मिलिट्री तो सैटेलाइट्स थे, दे वर ऑल ISR सैटेलाइट्स, मतलब इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स। बहुत क्रिटिकल, बहुत क्रिटिकल। तो ये हम 58 सैटेलाइट्स का एक कॉन्स्टलेशन बना रहे हैं पृथ्वी के चारों तरफ। हर एक देश का हर एक इंच हम पकड़ सकते हैं उससे। हाँ, तो इसको रोकना किसके लिए आवश्यक है? सिर्फ पाकिस्तान और चाइना के लिए ही नहीं, पश्चिम यस, के देशों के लिए भी आवश्यक है। दूसरी बात, हमने F-35 को यहाँ पे 2.5 महीना बिठा के रखा, 2 महीना या 3 महीना जो भी था, या ज्यादा था, 4 महीने बैठी हुई थी शायद वो। हाँ, कुछ और ऐसे थे। उसके बाद दिवाली आप देखिए गुजरात में, अहमदाबाद में वो एयर क्रैश हो गया। हुँ। वो टेक्नोलॉजी सेम ही है। मैं बहुत बड़ा एक एक्यूजेशन लगा रहा हूं, पर मुझे ऐसा शक है। नहीं है, हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तभी दोल जी गए थे जब ये फेल हुआ था अभी, जो रिसेंट लॉन्च था, जिसकी आप मेंशन कर रहे हैं। सो तभी दोल जी गए थे वहाँ पे कि बैक टू बैक 2 हुए हैं, इसका मतलब देयर इज़ समथिंग फिशी। रिमेंबर ऑल आर बिल्कुल। हमारे साइंटिस्ट को कितना कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश की जाती है। होमी भाभा का एग्ज़ाम्पल सभी को पता है। उसके हाँ, अलावा भी मैंने शायद आपको बताया था, आप विश्वास नहीं करोगी, वो अरिंदम जी हैं, अरिंदम मुखर्जी, उनके साथ मैं कौन बात कर रहा था जिस दिन ये PSLV बॉल, मैंने कहा देखना ये एक्चुएटर होगा, कोई कहीं हुँ, कहीं पे एक एक्चुएटर इज डिफेक्टिव। एग्जैक्टली वही कारण बताया गया, लेकिन वो पूरा कारण नहीं है। क्यों हुआ वो हुँ, डिफेक्टिव? वो डिफेक्टिव पार्ट आया कहां से, किसने लगाया? हाउ डिड इट पास द टेस्टिंग फेज? वो तो किसी ह्यूमन ने एग्ज़ैक्ट किया ना। किसी ह्यूमन ने किया। सो फिर मतलब वही कि हमारे साइंटिस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने की, उन्हें थ्रेटन करने की, ब्लैकमेल करने की या पैसों से खरीदने की, हुक और बाय क्रोक करने की कोशिश की जाती है। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट शुड टेक मोर मेजर्स टू सिक्योर आवर क्रिटिकल साइंटिस्ट पर्सनल्स, क्योंकि उनकी लाइफ को भी उतना ही थ्रेट है जितना एक सोल्जर को है जो कि वहाँ पे खड़ा हुआ है, बॉर्डर पे खड़ा हुआ है। उतना ही थ्रेट है। अभी रिसेंटली ब्रह्मोस के एक साइंटिस्ट की डेथ हुई है लखनऊ में, उसके बाद हमने वेस्टर्न शायद राजस्थान या गुजरात में भी सिमिलर इंसिडेंट्स देखा है। दिस कांट बी कोइंसिडेंस। They are not coincidences. No, please wake up. So we have to take care on that. Thank you so much, Shamik Dada, for getting us so many detailed information on a critical subject. जाने से पहले व्यूअर्स को याद दिलाना चाहूंगी 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम बेसब्री से वेट करेंगे और ऐसी बहुत सारी बातें ना शमिक दादा को आपको कोने में ले जाके पूछनी पड़ेगी, क्योंकि पब्लिकली ये बोल देते हैं पहले स्टार्ट शुरू होने से पहले। आई जनरली रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ माय गेस्ट कि भाई ये चीज नहीं पूछना है, ये चीज नहीं बोलना है, तो हम ऐसे नहीं करें, पर वहां पे आप इनको पकड़ सकते हो एकदम खोपचे में, अगर मैं टपोरी भाषा में कहूँ तो बहुत सारे आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। ही हैज ह्यूज डेटा बैंक, इंफॉर्मेशन बैंक आई वुड से, जो ये पब्लिकली रिलीज नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, वो हमें मदद करना चाहते हैं, हमारी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप वो मुझे मदद कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवाय, जय हिंद।